नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और मैं राहुल अग्रवाल इस YouTube चैनल राहुल अग्रवाल यूपीएससी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान सरकार की मोक्ष कलश योजना के बारे में। और मैं आपको बताने वाला हूं इस योजना का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से राजस्थान सरकार ने ये योजना लॉकडाउन के बीच में शुरू करने की जो सोच उनकी है वो भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिरकार उन्होंने ये समय क्यों चुना और इसका फायदा राजस्थान के लोगों को कैसे होने वाला है। सारा कुछ हम जानेंगे आज इस वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ, कहीं जाइएगा नहीं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको स्कीम समझ आ गई हो, पसंद आए ये वीडियो, तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें इस यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, पिछले महीने ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी मंजूरी दे दी है इस मोक्ष कलश योजना को। राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो कि इसकी नोडल एजेंसी है, उसकी ये स्कीम है मोक्ष कलश योजना, उसे मंजूरी मिल चुकी है। समय है लॉकडाउन का, समय है कोरोना वायरस की इस महामारी का। सारी चीजें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। अगर आपको मैं कहूं कि यहां से 1 किलोमीटर दूर एक राशन की दुकान से आप जाके 1 किलो आलू लेके आ जाओ, तो भी अब वो चीज बहुत ज्यादा मुश्किल लगने लगी है, क्योंकि हमें सोचना पड़ता है कि राशन की दुकानें कितने समय से कितने समय तक के लिए खुली हुई हैं और क्या हम वहां जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्या वो दुकान खुली होगी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें मन में आती हैं। जो चीजें आज से 6 महीने 7 महीने पहले हमारे लिए बहुत ज्यादा नॉर्मल थी, अब वो चीजें नॉर्मल नहीं है। लेकिन अच्छी बात, सुकून देने वाली बात यह है कि भाई लोगों ने भी अपने आप को इस नए सिचुएशन में ढाल लिया है, जो एक न्यू नॉर्मल का एक चलन है कि हाँ भाई अब हमें ऐसे ही रहना है। तो ये भी अच्छी बात है कि समय के अनुसार, सिचुएशन के आधार पे इंसानों को अपने आप को ढाल लेना चाहिए। लेकिन अपने आप को ढालना तब आसान होता है जब चीजें आपके हाथ में हो। जब चीजें आपके हाथ में नहीं होती है ना, तब आप अपने आप को किसी भी सिचुएशन में नहीं ढाल पाते। और चीजें अपने हाथ में नहीं होने का सबसे बड़ा उदाहरण होता है किसी की मृत्यु हो जाना। जस्ट इमेजिन दोस्तों, जस्ट इमेजिन एक ऐसे परिवार की व्यथा, एक ऐसे परिवार की कहानी जिसके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो लॉकडाउन के बीच में। अब लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस का डर ऑलरेडी है। कोरोना वायरस का डर ऑलरेडी है कि भाई कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, कहीं मेरी वजह से मेरे आसपास के लोगों को कोरोना ना हो जाए, वो डर तो है ही। लेकिन उस बीच में आ गया अपने परिजन को खोने का, अपने परिजन की मृत्यु का दुख। तो उस दुख को झेलना, उस दुख से कोप अप कर पाना और साथ ही साथ सिचुएशन को हैंडल करना, ये मजाक बात नहीं है, ये आसान बात नहीं है। और इस हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल से आप क्लियर कट इस हेडलाइन से ये चीज समझ सकते हैं कि लोगों को अपने मृतक परिजन की अस्थियों को विसर्जित करने में भी बड़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है और काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। अब ये सब चीजें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो मोक्ष कलश योजना है ये इसी चीज से जुड़ी हुई है। और दोस्तों, धार्मिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में, हमारे इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर में हिंदू रीति रिवाज के परंपराओं को अगर हम देखें तो भाई मृतक की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने की परंपरा है और सालों दर सालों से ये चली आ रही है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि मृतक के शरीर को अग्नि देने के बाद अस्थियों को गंगा में विसर्जित करना पड़ता है और गंगा में अस्थियां विसर्जित होने के बाद ही मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, जिसे हम मोक्ष प्राप्ति कहते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान राजस्थान सरकार ने बहुत बखूबी रखा है, क्योंकि राजस्थान सरकार नहीं चाहती कि राजस्थान के लोगों को अपने मृतक परिजन की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए किसी भी तरीके की परेशानी का सामना करना पड़े। और इसीलिए उन्होंने एक फ्री बस सेवा, फ्री बस सर्विस चालू की है, जिस फ्री बस सर्विस का लाभ उठा सकेंगे राजस्थान के लोग। और इस मोक्ष कलश योजना को उन्होंने प्रारंभ किया है। तो इसका मेन एम जो है दोस्तों वो ये है कि परिवार के किन्हीं भी 2 व्यक्तियों को हरिद्वार जाने का मौका मिलेगा, वो हरिद्वार जा सकेंगे कलश में अपने मृतक परिजन की अस्थियों को लेके, और वहां जाके वो हरिद्वार में गंगा नदी में विसर्जित करके जो भी पूजा पाठ है वो करके वहां से अपने घर वापस आ पाएंगे। तो भाई आप एक परिवार की व्यथा समझिए कि उनके यहां मौत हो चुकी है, उनके यहां कोई व्यक्ति शांत हो चुका है, मृत्यु हो चुकी है, और अब उन्हें कोरोना वायरस का डर तो है ही,
क्योंकि हिंदू रीति रिवाज में 13 दिन का काम होता है और उस 13 दिन में बहुत सारे लोगों का आना जाना होता है। हालांकि सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से सरकार ने नियम बना दिए कि 5 लोगों से ज्यादा नहीं इकट्ठे हो सकते, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये दुख कि भैया ऐसी दुखद स्थिति में भी व्यक्ति अपने परिजनों से, अपने रिलेटिव से नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग है। तो ये तो एक सबसे बड़ा दुख है ही, साथ ही साथ लॉकडाउन है, कोरोना वायरस फैलने का डर है। और तीसरी चीज, एक व्यक्ति को आपने खोया है अपने घर के, तो कितना 4 गुना, 40 गुना, 400 गुना दुख आपके ऊपर मल्टीप्लाई होके आया है। ऐसे में आप इमेजिन करो ना, आप इमेजिन करो कि अस्थियां रखी हुई हैं, जब तक अस्थियां विसर्जित नहीं होती है ना, ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब तक अस्थियां विसर्जित नहीं होती हैं, मृतक की जो प्रेतात्मा है वो कहीं ना कहीं शांत नहीं होती। धार्मिक दृष्टिकोण से मैं आपको ये बात बता रहा हूं। लोगों की हालांकि अपनी अपनी मान्यताएं बदलती हैं, ये मेरी अपनी मान्यता है। तो इसीलिए जब तक आप उसको विसर्जित नहीं कर देते, तब तक उसको भी शांति नहीं मिलती जिसकी मृत्यु हुई है, और उनको भी शांति नहीं मिलती जिनके यहां मृत्यु हुई है। और इसी कारण की वजह से राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ी ये योजना प्रारंभ की है। समय को देखते हुए, स्थिति को देखते हुए मोक्ष कलश योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है। तो दोस्तों ये एक स्टेट सेक्टर स्कीम है। जनरली जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो स्टेट सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं, और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, जिनके बारे में डिटेल में हम गवर्नमेंट स्कीम्स के किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आपको मैं इतना बता देता हूँ कि जो स्टेट सेक्टर स्कीम होती है, स्टेट सेक्टर यानी कि S²SS, स्टेट सेक्टर स्कीम में ये होता है कि भैया इंप्लीमेंटेशन भी राज्य सरकार करती है और उसका पैसा भी राज्य सरकार ही देती है, फंडिंग भी राज्य सरकार खुद करती है। यानी कि ये जो मोक्ष कलश योजना है ये राजस्थान सरकार इंप्लीमेंट करेगी और पैसे भी राजस्थान सरकार के ही लगेंगे। जबकि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती हैं उनमें पैसा केंद्र का लगता है, सेंटर का लगता है, और उसे इंप्लीमेंट भी सेंटर करती है। जबकि एक और कैटेगरी आती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि फंडिंग जो होती है वो केंद्र और राज्य मिलकर करते हैं, एक रेशियो में 60, 40, 70, 30 जो भी रेशियो है उस हिसाब से फंडिंग होती है, लेकिन वहां इंप्लीमेंटेशन स्टेट करती है। तो ये डिफरेंस बिटवीन आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस स्कीम के पीछे जो सरकार की थिंकिंग थी वो यही थी कि भाई लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट किया जाए, क्योंकि लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक दृष्टिकोण है कि भाई हमें अपने मृतक परिजन की अस्थियों को विसर्जन करना है, किसी भी हाल में करना है, चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कोई भी हो। भाई हमारे घर का व्यक्ति तो चला गया ना, हमें उसकी आत्मा की शांति, उससे बड़ी हमारे लिए अभी कोई और दूसरी चीज नहीं है। तो उस चीज को देखते हुए, लोगों की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करते हुए ये स्कीम जो है सरकार लेके आई है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज भी सोचनी पड़ेगी कि भाई ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर पाते। हर कोई गंगा नदी के पास नहीं रहता ना, हर कोई हरिद्वार या इलाहाबाद के पास नहीं रहता कि वो जा सके आसानी से। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इलाहाबाद और हरिद्वार जाने के लिए तरसते हैं पूरी जिंदगी। तो कम से कम उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि ये फ्री बस सर्विस है, इसमें सरकार बिल्कुल भी पैसे नहीं लेगी लोगों से और उनका काम भी हो पाएगा। और एक चीज यहाँ पे ऑलरेडी मैं आपको जो रिलीजन की बात जो मैंने आपको बताई, उसमें हम एक पॉलिटी का एंगल ये जोड़ सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपने आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 जो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें क्लियर कट पढ़ा होगा कि भाई हर एक व्यक्ति को अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को जैसे चाहे प्रैक्टिस कर सकता है। ये आपकी मर्जी, अगर आप अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहते हैं, आपका कोई भी रिलीजन हो सकता है, आप अपने रिलीजन को ना सिर्फ फॉलो कर सकते हैं बल्कि आप उसको प्रोपागेट भी कर सकते हैं, यानी कि उसका फैलाव कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि जिस तरीके से आप चाहें उसको मना सकते हैं, उन चीजों को आप क्लियर कट प्रैक्टिस कर सकते हैं जमीन में, ग्राउंड में। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट आपका है ही, और साथ ही साथ सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के रिलीजन को रिस्पेक्ट करे और साथ ही साथ इंश्योर करे कि लोग अपनी धार्मिक भावनाओं के हिसाब से अपनी चीजों को कर पाएं। तो ये है सरकार की थिंकिंग, जो सोच के ये स्कीम जो है लाई गई है। ठीक है, नाउ दोस्तों इन आर्टिकल्स की मैं बात कर रहा था, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28। हालांकि आपके मन में एक चीज और आएगी, और वो आपके मन में ये आएगी कि अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो सरकार ने कोरोना वायरस के समय इसमें रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए हैं। तो दोस्तों नीचे में मैंने एक लाइन लिखी है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, कि हमारे जो भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जितने भी फंडामेंटल राइट्स होते हैं,
वो एब्सोल्यूट नहीं होते। हमेशा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, और वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। तो यहां पे कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है वो हेल्थ कैटेगरी में आती है। इसका मतलब ये है कि अगर सरकार को दिख रहा है कि कोई महामारी फैली हुई है और लोगों के इकट्ठा होने से वो महामारी और ज्यादा अपना प्रकोप बढ़ा सकती है, तो उस दौरान सरकार आपके फंडामेंटल राइट्स को भी रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, और सरकार ने यहां पे यही किया है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन RSRTC इसकी नोडल एजेंसी है, और जो भी इस पर्टिकुलर कलश योजना का खर्चा होगा वो देवस्थान डिपार्टमेंट द्वारा वहन किया जाएगा। यानी कि देवस्थान डिपार्टमेंट, जो कि राजस्थान सरकार में एक डिपार्टमेंट है, एक विभाग है कल्चर प्रिजर्व करने के लिए, टेम्पल कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो डिपार्टमेंट सारा खर्चा उठाएगा। अब आपके मन में एक चीज ये भी आ सकती है कि सर ये जो देवस्थान डिपार्टमेंट है ये तो टेम्पल कल्चर को प्रमोट करने के लिए है, टेम्पल कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए है, कहीं ना कहीं मंदिरों से जुड़ा हुआ है, तो इसका अस्थि विसर्जन से क्या लेना देना। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैं पूरी तरीके से तैयार होकर आया हूं कि आपके जो भी सवाल हो उसका उत्तर यहां पे मिलेगा। इन ऑर्डर टू मेक द मैनेजमेंट ऑफ कल्चर एंड इंस्टीट्यूशंस डायनेमिक, डिपार्टमेंट ऑफ देवस्थान को टूरिज्म, आर्ट और कल्चर के साथ लिंक किया गया है। यानी कि भाई अस्थि विसर्जन करना कहीं ना कहीं रिलीजन से ही रिलेटेड है ना। तो सरकार ने पूरी कोशिश की है कि रिलीजियस एस्पेक्ट, कल्चरल एस्पेक्ट किसी भी तरीके का हो वो देवस्थान डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ रहेगा, और देवस्थान डिपार्टमेंट जो है उसको कहीं ना कहीं उस चीज का ख्याल रखेगा। तो राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है उसके बारे में चंद लाइनें यहां पे आप देख सकते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था अंडर द रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट ऑफ 1950, और इस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, राजस्थान के लोगों को, पब्लिक को बेसिकली एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ उन्हें मतलब राजस्थान के कोने कोने तक बस चले, लोगों को कहीं भी जाना हो तो वो आसानी से एक जगह से दूसरे जगह जा सके। और इसका उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हो कि राजस्थान में लगभग 8 डिपो हैं, 421 बसेस हैं जो कि हर दिन 29,000 पैसेंजर्स को कैरी करती हैं। तो ये तो बात होगी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की, और इसके बारे में भी हमने इतनी चर्चा इसलिए की है क्योंकि ये नोडल एजेंसी है, और नोडल एजेंसीज एंड ऑल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी 2 व्यक्ति जाएंगे उनका आधार कार्ड या जन आधार कार्ड जरूरी है। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका डेथ सर्टिफिकेट, उस व्यक्ति की डेथ सर्टिफिकेट भी आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि वो सारी चीजें वहां पे चेक की जाएंगी। और रीसेंट पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो होना चाहिए। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो करते हुए ये फैसला लिया गया है कि एक बस में मैक्सिमम 46 पैसेंजर ही जा सकेंगे, 46 पैसेंजर ही जा सकेंगे एक बस में, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस में आते हैं, जो भी दिशा निर्देश हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई जो भी 2 व्यक्ति जाना चाहते हैं उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और रजिस्टर करने के लिए 2 वेबसाइट राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने ओपन कर दी हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, RSRTC online.rajasthan.gov.in, www.rsrtc.rajasthan.gov.in, इन दोनों में से किसी भी वेबसाइट में जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरी चीज ये कि जो व्यक्ति जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही जा सकेंगे। ऐसा नहीं है कि रजिस्ट्रेशन आपने किसी और का कर दिया और जाने वाले दिन आप बोल रहे हो कि नहीं मैं जाऊंगा या वो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है वही जा पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, थर्ड पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, एक्सेप्ट द इनकम टैक्स पेयर्स एंड गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑल अदर्स आर एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट। यानी कि जो इनकम टैक्स पे करते हैं और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं यानी कि सरकारी कर्मचारी हैं, वो इस मोक्ष कलश योजना का फायदा नहीं उठा सकते। तो ये तो क्लियर चीज है ना भाई, सरकार भी चाहती है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें ये फ्री बस सर्विस का फायदा मिले। जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी टैक्स पटा रहे हैं, उन्हें क्या जरूरत है फ्री बस सर्विस की। सही बात है, जिसको जरूरत है उसे योजना का लाभ मिलना चाहिए। एंड साथ ही साथ दोस्तों, RSRTC विल प्रोवाइड एन इंटरफेस फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ये यहाँ पे मैं आपको ये फॉर्म दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है,
जहां पे आपको रजिस्टर करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिवंगत व्यक्ति का नाम, यानी कि जिसकी मृत्यु हुई है उनका पूरा नाम यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, और मृत्यु दिनांक, जिस दिन मृत्यु हुई है, जो कि आपके डेथ सर्टिफिकेट में जो रहता है वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। और आपको बताना पड़ेगा कि आप इनकम टैक्स पे करते हैं, आयकर दाता हैं नहीं है, और उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं नहीं है, और उसके बाद जो 2 व्यक्ति जा रहे हैं उनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। एक चीज जो ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि अगर परिजन की मृत्यु 1 मार्च से पहले हुई है तो वो व्यक्ति, वो परिवार इस मोक्ष कलश स्कीम का फायदा नहीं उठा सकता, यानी कि सिर्फ वही परिवार इसका फायदा उठा सकते हैं जिनके यहां मृतक परिजन की जो मृत्यु है वो 1 तारीख के बाद हुई है, 1 से पहले वाले नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण गाइडलाइन, दिशा निर्देश जो इस स्कीम की है वो ये है कि आप बस से जा रहे हैं, आप हरिद्वार पहुंच गए, अब आपको वापस भी उसी बस से आना है। ऐसा नहीं कर सकते आप कि नहीं यार मैं हरिद्वार में रुकूंगा, 2-3 दिन हरिद्वार घूमेंगे उसके बाद आएंगे। नो, यू कैन नॉट डू दैट, वो नहीं है। सीधा सीधा यहाँ पे रूल बनाया गया है कि बुकिंग जो होगी वो साइमल्टेनियसली की जाएगी, यानी कि कंपल्शन होगा आपको उसी बस से वापस आना है। आप किसी भी सर्कमस्टांस में हरिद्वार में स्टे नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है। देन इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल पैसेंजर्स टू ट्रेवल वियरिंग मास्क, मास्क लगा के जाना है, और साथ ही साथ बिना मास्क के एंट्री नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके की ड्रिंक, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का यूज नहीं करेगा। ये सारी नियम बना दिए गए हैं। और एक चीज यहां पे ये भी बोल दी गई है कि यात्रा वाले दिन, सपोज मान लो कि 20 तारीख को 20 अक्टूबर डेट यात्रा की तय हुई है, और उस दिन मान लो मोदी सरकार या राज्य सरकार कोई फैसला लेके आती है, कोरोना वायरस, मान लो 20 तारीख तक कोरोना के बहुत सारे केसेस आ गए और सरकार ने फैसला लिया कि भाई सारी जो बस सुविधा है वो रोकनी है। तो ऐसा अगर कुछ भी होता है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी कि उस दौरान फिर बसों को रोकना पड़ेगा, उसमें स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं है। तो ये भी चीज यहां पे बोल दी गई है, क्लियर कट दिशा निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। इससे ज्यादा डीप डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों कहीं पे भी आपको कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आई हो मुझे बताएं कमेंट्स में। कीप लर्निंग गाइस, सब्सक्राइब करें इस यूट्यूब चैनल को जिसका नाम है राहुल अग्रवाल यूपीएससी, और आप मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक में, ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल अग्रवाल यूपीएससी सीएससी, जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं इस चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताएं।